बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। कहानी है मेरी जान, जिसकी हम आगे से एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं। रात रिफ़त बेगम ने महरू को अपने पास ही सुला लिया था। सुबह जब महरू-निसा की आंख खुली तो रिफ़त बेगम के बाजू पर सो रही थी। वो पहले बहुत कमजोर थी, इस महरू को साथ लगाए हुए सो रही थी। वो उठकर बैठ गई, कुछ देर तक इनके चेहरे को देखती रही। चेहरे पर पुष्मदगी सी छाई हुई थी। वो उठकर बेड से नीचे उतर गई, अपने कमरे में आई तो कमरा खाली था। अभी भी वो साड़ी में मलबूस थी। उसने कपड़े चेंज किए और नीचे किचन में आ गई। हाजिम पहले से वहां मौजूद था, नाश्ता खुद बना रहा था। महरू-निसा को देखकर रुख बदलकर तेवरी चढ़ाए अपना काम करता रहा। महरू-निसा आगे बढ़ी और चाय स्टोव पर रखने लगी। यही सोच रही थी कि रिफ़त बेगम के लिए भी साथ ही नाश्ता बना ले। हाजिम बॉइल एग और ब्रेड के 2 स्लाइस एक प्लेट में रख दिया, साथ ही एक दूध का ग्लास भी गर्म करके एक ट्रे में रखने लगा। वो ट्रे उठाए बाहर निकल गया। महरू-निसा ने स्लाइस पर जैम लगाया और ट्रे पर रख दिया। फिर 2 कप चाय बनाई और ट्रे उठाए रिफ़त बेगम के कमरे में ले गई, लेकिन कदम दरवाजे पे ही जम गए। हाजिम उनके पास बैठा इन्हें नाश्ता करवा रहा था। मुझे दूध नहीं पीना हाजिम, रोज रोज दूध पी पी कर मेरा दिल उबने लगा है, मुझे चाय लेनी है। रिफ़त बेगम दूध का गिलास पीछे कर रही थी। फूफो, दूध आपके लिए बहुत जरूरी है, जल्दी पिए इसे, मुझे आपको मेडिसिन भी देनी है। सामने से महरू-निसा को आते देखकर हाजिम के चेहरे के तासरात पर फिर से सख्ती आ गई थी। शर्मीना, आओ बेटा, अंदर आओ, रिफ़त बेगम महरू-निसा को देखकर बोली। वो छोटे छोटे कदम उठाती उनके पास आ गई, ट्रे भी उनके सामने रख दी। वो चाय देकर हाजिम को देखकर मुस्कुराने लगी। देखा तुमने हाजिम, मेरी बच्ची को पता है कि मेरा चाय पीने का मूड है। चाय का कप रिफ़त बेगम ने पकड़ते हुए कहा। हाजिम कुछ नहीं बोला, बस मेडिसिन इन्हें खिलाकर चला गया। बाकी का वक्त महरू-निसा ने रिफ़त बेगम के साथ ही गुजारा था। शाम को वो इन्हें कमरे से बाहर निकाल कर लॉन में ले आई। उसे लगा ताज़ी हवा से रिफ़त बेगम की तबीयत को बहाली मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो लॉन में आई, पूरा लहसन देखने लगी, तेज तेज बढ़ने लगी। कभी हवेली की छत की तरफ देखती, कभी लॉन के बाग की तरफ। उनकी रंगत फारसी होने लगी थी। मेरी शर्मीना दुल्हन बनी है, आज उसकी शादी है। ये पूरा लॉन रंग बिरंगे बाकी कमकों से सजा हुआ है। शर्मीना दुल्हन बनी, कैसी प्यारी लग रही है। मैंने उसकी कई बार नजर उतारी है, वो लगी इतनी खूबसूरत रही है। हाजिम को भी अल्लाह नजर बद से बचाए, कितना खूबसूरत लग रहा है दूल्हे के रूप में। अल्लाह मेरे दोनों बच्चों को खुशियां दिखाई। रिफ़त बेगम अपने आप में नहीं थी, किसी और ही जगह पहुंची हुई थी। पूरे लॉन को देख रही थी। महरू-निसा इन्हें हैरत से तक रही थी। फिर महरू-निसा को कहने लगी, तुम मेरी बेटी की दोस्त हो ना, मेरी शर्मीना की दोस्त हो ना, उसकी शादी पर आई थी ना, तुम खड़ी क्यों हो? यहाँ इतनी सारी कुर्सियां मौजूद हैं, बैठो इन पर। अभी वो अपनी सहेलियों के साथ नीचे आ रही है, मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। ये कहकर वो छत की तरफ देखने लगी, फिर यकदम महरू को पकड़ कर पीछे कर दिया और घुटनों के बल जमीन पर ढह गई। शर्मीना, मेरी बच्ची, ये क्या किया तुमने? शर्मीना, तुम छत से क्यों कूद गई? वो अब जमीन पर धाड़े मार मार कर रोने लगी। महरू-निसा तो शर्र देख कर शर्रदी रह गई थी। जल्दी से उनके बराबर बैठ के इन्हें संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो तो काबू से बाहर हो गई थी। जमीन पर जोर जोर से मुक्के बरसाने लगी। उठो ना मेरी बच्ची, आज तो तुम्हारी शादी है। रिफ़त बेगम के चिल्लाने और रोने पर मुलाजिम और हाजिम भागते हुए वहां पहुंचे। रिफ़त बेगम की हालत बिगड़ने लगी थी। हाजिम ने इन्हें गोद में भर लिया। बाहर कौन लाया इन्हें, जब मैंने सख्ती से मना किया था? वो मुलाजमों पर चिल्लाने लगा और इन्हें गोद में लिए अंदर ले गया। महरू-निसा तो सांस लेना भूल गई। शर्मीना ने छत से कूद कर जान दे दी। ऐसा क्यों किया उसने? मैंने तो उसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। मेरे दिल में तो उसके लिए ऐसा कोई भी नफरत का जज्बा तो नहीं। ठीक से मैं इस लड़की की मोहब्बत भी कभी नहीं जानती थी, लेकिन नफरत भी नहीं थी मेरे लिए। वो बिल्कुल बेजरर सी, फिर मैं कैसे उसके लिए मौत का जरिया बन गई? किसी सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। वो अभी लॉन में खड़ी थी, शर्मीना के बारे में ही सोच रही थी। अपनी शादी वाले दिन उसने खुदकुशी की, क्यों की? इसी सोच के ताने बाने वो बुनने की कोशिश कर रही थी जब हाजिम ने उसका बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ कर रख दिया। किससे पूछकर तुम फूफो को बाहर लाई थी? वो गरजदार लहजे में बोला। वो मुझे लगा इन्हें ताज़ी हवा। महरू-निसा का हल्क खुश्क हुआ था। किसने कहा था कि अपनी अकल को इस्तेमाल करो? जानती हो कि ऐसे दौरे कितने खतरनाक हैं उनके लिए? ऐसी कंडीशन बार बार होना उनकी जान ले सकती है। क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने तुम्हारा? तुमने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पहले शर्मीना की जान ली, उसके वालिद ये गम सह नहीं पाए, वो भी दुनिया से चले गए। अब बस एक फूफो बची हैं, क्या उनको भी मार कर दम लोगी तुम? वो धारते हुए बोला। महरू-निसा बुरी तरह से काम गई। हाजिम का गुस्सा हरियत को छू रहा था। उसका बाजू दबोचे उसे कमरे में ले गया और उसे धकेलते हुए बेड पर फेंका। आज के बाद अगर तुम फूफो के आस पास मुझे नजर आई तो जान ले लूंगा तुम्हारी। लहू रंग आंखें लिए सॉरी
लहू रंग आंखें लिए वो ये कहकर चला गया। मेहरुनिसा को जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी इस हरकत से रिफत बेगम की तबीयत यूं बिगड़ जाएगी। हाजिम अब उसके कमरे में नहीं आता था, ना ही उसे करीब करने आने की कोशिश करता था। एक बार मेहरू को रात को नींद नहीं आ रही थी। वो कमरे से बाहर निकले। ऊपर के पोर्शन में 8-10 कमरे थे। ना जाने क्यों वो एक एक कमरे को खोल कर देखने लगी। सब कमरे डेकोरेट थे। एक कमरे में उसने नैब घुमाया, वो लॉक था। कमरे की चाबियों का गुच्छा वही लाउंज में मौजूद था। मेहरुनिसा ने वहां से चाबियां ली और एक एक करके चाबी लगाने लगी। एक चाबी इस दरवाजे लग गई, दरवाजे पर लग गई। दरवाजे का लॉक खुल गया। वो अंदर दाखिल हुई। कमरे की लाइट जलाई तो देख कर कदम वहीं जम गए। एक बहुत बड़े फ्रेम में शर्मीना की और मेहरू की तस्वीर थी। जो मेहरू की सालगिरह के मौका पर शर्मीना उसके घर केक लेकर गई थी, तब मेहरू की बड़ी मेहनत करके शर्मीना ने खींची थी। इस पूरी दीवारों पर मेहरुनिसा के स्केच बने हुए थे। उसके एक एक अदा को पेंसिल से स्केच किया गया था और उसकी हर तस्वीर के नीचे मोहब्बत भरे जुमले थे। आई लव यू मेहरू जी, आपकी फैन शर्मीना। कमरे की पूरी दीवारें मेहरुनिसा के उसके पिक्चर से भरी पड़ी थी और इसके अलावा भी कोने में एक स्केच बोर्ड पर उसकी तस्वीर लगी हुई थी, जिस पर आधा चेहरा मेहरुनिसा का था और आधा हाजिम का। नीचे लिखा था, आई हेट यू मेहरुनिसा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मेहरुनिसा, जीने का हक तक छीन लूंगा। इस पूरी तस्वीर पर लाल रंग से छींटे डले हुए थे, जैसे खून के छींटे हों। मेहरुनिसा तस्वीर देखकर घबराकर पीछे हट गई। वहां एक राइटिंग टेबल भी मौजूद था। चंद किताबें रखी थी। मेहरुनिसा इस राइटिंग टेबल के पास आ गई और 12वीं जमात की मेडिकल की किताबें थी। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ मेहरू जी, शर्मीना की आवाज मेहरुनिसा के कानों में गूंजने लगी। मेडिकल पढ़ते हुए तुम्हें इतनी फुर्सत मिल जाती है कि मेरे नावल पढ़ लूं? मेहरुनिसा ने हैरानगी से पूछा। आपके नावल पहले और मेडिकल बाद में। मैं आपके नावल मेरी आपके नावलों से मोहब्बत है, मेरी चाहत, और मेडिकल मेरे मंगेतर की ख्वाहिश है। मेरे लिए आप पहले हैं मेहरुनिसा, मेहरू जी, और हाजिम बाद में। मतलब तुम्हें मेडिकल में दिलचस्पी नहीं है? तुम मेडिकल सिर्फ अपने मंगेतर की वजह से पढ़ रही हो? मेहरुनिसा को सुनकर हैरत हुई। जी हाँ, उसी को तो ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं, वरना मुझे ऐसा कोई शौक नहीं। इतना हामी होने की कोशिश करता है वो तुम पर कि तुम वो पढ़ने पर मजबूर हो जो वो चाहता है। मेहरुनिसा की बात पर वो कहने लगी, नहीं ये बात नहीं है, वो मुझसे 7 साल बड़े हैं और इन्हें मुझसे ज्यादा समझ है। इन्हें लगता है कि मैं मेडिकल पढ़ सकती हूँ। शर्मीना का कानों सुनकर मेहरुनिसा ने अफसोस का इजहार किया। उसे हावी होना ही कहते हैं शर्मीना। सोचो तो, जो शख्स तुम्हें इतना भी इख्तियार देने को तैयार नहीं कि तुम खुद उस बात का फैसला करो तुम पढ़ना क्या चाहती हो, वो तुम्हें सारी जिंदगी सिर्फ अपना गुलाम ही बनाना चाहता होगा, लाइफ पार्टनर नहीं। मैं समझी नहीं मेहरू जी, वो नाफहमी से पूछने लगी। शर्मीना मेरी जान, बहुत भोली हो तुमने मेरे नावल में पढ़ा नहीं कैसे एहतशाम शर्मीना को अपनी मर्जी पर चलने के लिए बेबस और मजबूर कर देता है। आई एम सॉरी टुडे, ये तुम्हारा मंगेतर मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। मुझे सोच कर डर सा लगने लगा है। वो तो तुम्हें सांस भी तुम्हारी मर्जी से नहीं लेने देगा। मेहरू की बात पर वो बिल्कुल खामोश सी हो गई। खैर मुझे क्या, जब तुम खुद ही उसकी हर बात पर गुलामों की तरह सर झुकाने को तैयार हो। बाय गॉड शर्मीना, तुम में और मेरे नावल की हीरोइन में जरा फर्क नहीं है। मुझे तो लगता है तुम सारी जिंदगी हाजिम नामी अजहा के साथ खौफ में डरते डरते ही गुजार दोगी। अगर तुमने अपनी मर्जी से हिलने की भी कोशिश की तो वो कहीं तुम्हें डस ना ले। खौफ से शर्मीना की बेहतियार सिसकी सी निकली थी। वो फोन बंद हो गया। मेहरुनिसा ने फोन बंद कर दिया। सामने उसकी दोस्त बैठी मेहरुनिसा की सारी बातें सुन रही थी। मेहरू, क्यों उस बच्ची को इतना डरा रही हो कि उसे शोहर एक आदम होड़ी लगने लगे? मेहरुनिसा बेसाख्ता हंसी थी। अरे कुछ नहीं होता, वैसे भी इस लड़की ने मेरी जान खा रखी है। दिन में 2-3 बार कॉल करती रहती है, मेहरू जी मेहरू जी मेहरू जी करती रहती है। जब मैं उससे इस तरह की बातें करती हूँ तो 4 दिन खौफ के मारे मुझे फोन नहीं करती। मेरे भी 4 दिन फोन से गुजर जाते हैं। तो तुम उसे साफ मना कर दो। नहीं यार, मना नहीं कर सकती, मुझे भी उसे डराने में मजा सा आता है। जिस दिन उसकी शादी होगी ना, देख लेना कैसा रंग उड़ा होगा उसका, और बाद में अपनी बेवकूफी पर हंसा करेगी। मेहरुनिसा के लिए ये सब एक शरारत थी, मजाक था, वक्त गुजारी थी। देख लो मेहरू, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अपनी दोस्त की बात याद आते ही मेहरुनिसा के आंसू आंखों की बार के नीचे गिरे। पहली बार अपनी गलती याद आई थी। पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो वहीं राइटिंग टेबल के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। अब लग रहा था वाकई वही कसूरवार है। जो बातें वो शर्मीना को मजाक में डराने के लिए कहती थी, वो इन बातों को संजीदगी से सोचने लगी थी। हाजिम उसके लिए एहतशाम की जगह ले चुका था और शर्मीना का हाल पढ़ और सोच कर वो शादी के रिश्ते से इस कदर खौफजदा हो चुकी थी कि उसने मौत को गले लगाना आसान समझा था। युसरा की वालदा को होश आ चुका था। जकी को युसरा का इंतजार था, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। जकी पूरी रात का जागा हुआ था, इसलिए युसरा की वालदा से मिलकर वो घर वापस चला गया। शाम जब सोकर उठा तो ये खबर सुनने को मिली कि कल उसका सजीला से निकाह है। वो कुछ नहीं बोला। अभी तक उससे युसरा से राब्ता नहीं कर पा रहा था। कई बार उसे कॉल कर चुका था, लेकिन वो उसका फोन रिसीव नहीं कर रही थी। शाम को उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए रिसीव होने का मैसेज बैंक की तरफ से आया था। साथ ही एक छोटा सा मैसेज युसरा ने भेजा था कि वो इसके ड्रामे में काम
काम नहीं कर सकती, इसलिए उसकी एडवांस रकम वापस कर रही है। जकी जितना हैरान होता उतना कम था। उसने युसरा को फिर से कॉल किया। आखिर वजह क्या थी, वो क्यों जकी के साथ ऐसा रवैया कर रही थी, लेकिन इस बार भी फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। वो परेशान होकर रह गया। शाम को जब वो दोबारा हॉस्पिटल गया तो युसरा अपनी वालदा के साथ मौजूद थी। उसकी वालदा अब भी बैठी हुई थी, पूरा धड़ पट्टियों से जकड़ा हुआ था। युसरा ने जकी को देखकर नजरें बदल ली। हाजिम उसकी वालदा के पास बैठ गया। कुछ देर बातें करता रहा, फिर वो दुआओं के ज़ेर असर थी, इसलिए आंखें बंद करने लगी। अम्मी को आराम की ज़रूरत है सर, ये पहला जुमला था जो अब तक युसरा ने उससे कहा था। जकी उठकर युसरा के पास गया। युसरा की वालदा सोच गई, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ युसरा। कितने सवाल थे जकी के ज़हन में, लेकिन वो कतरा रही थी। वो मेरे पास अभी वक्त नहीं है आपके सवालों का, फिर कभी जवाब दूंगी। वो घड़ी देख रही थी। इसी इस्लामी कमरे का दरवाज़ा खुला और युसरा की बहन अंदर दाखिल हुई। युसरा उसके पास चली गई। तुम अम्मी का ख्याल रखो, मुझे कहीं काम से जाना है। ये युसरा ये कहकर अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई। जकी उसके पीछे आया। तेज कदम चलता उसके सामने खड़ा हो गया। कल से हज़ारों दफ़ा कॉल किया मैंने तुम्हें, किसी का भी तुमने जवाब नहीं दिया, क्यों? इस बार जकी का लहजा सख्त था। वो नजरें चुरा रही थी। तुम्हारी खातिर ना जाने किस किस अजाब को मैं गले लगाने को तैयार होकर पैसे लेकर यहाँ पहुंचा, लेकिन तुम गायब थी। कहाँ गई थी? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मुझे 2 लाख वापस क्यों भेजे हैं? जकी की बात सुनकर बस एक ही पल वो उसकी नजरों को देख पाई, फिर नजरें बदल गई। मेरे पास पैसों का इंतजाम हो चुका था और मैं आपसे कह चुकी थी मैं सब मैनेज कर लूंगी। और मैं अब आपके साथ मजीद नहीं चल सकती। युसरा अभी बात कर ही रही थी जब असद वहां पहुंच गया। युसरा को जकी के पास खड़े देखकर उसके पास आ गया। चलो जाने मन, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। असद की बेबाकी पर जहां युसरा घबराई थी वहां जकी का पारा हाई हुआ था। किसी से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें, और युसरा तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। जकी ने असद को गुस्से से देखते हुए, क्यों बाप लगते हो तुम इसके? असद ने तन कर पूछा। युसरा ने असद का हाथ पकड़ लिया। असद प्लीज छोड़ दें अभी इस बात को, चले यहाँ से। युसरा ने असद को जकी से पीछे किया। जकी तो युसरा को देखकर हैरत से गोताजन हुआ था कि वो असद की बदतमीजी पर भड़कने की बजाय उसके साथ जाने को तैयार, जबकि वो जानती है वो कैसा है। युसरा तुम उसके साथ कहीं नहीं जाओगी। जकी उनकी बर्दाश्त से बाहर हुआ। आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? इस बार युसरा ने उससे पूछा। ये मेरी जिंदगी है मिस्टर जकी, जिसके साथ चाहे आऊं जाऊं, जो चाहे करूं, मैं आपको ऐसा कोई इख्तियार नहीं दिया। जकी को अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल था। ये तुम कह रही हो युसरा? वो हैरत और बेयकीनी से पूछने लगा। जी हाँ मैं कह रही हूँ, आपके साथ एक ड्रामा क्या कर लिया। आपको मुझ पर हक जमाने लगे। सर मैं आपसे सारे कांटेक्ट खत्म कर चुकी हूँ, आपके पैसे वापस कर चुकी हूँ। बराए करम अब आप अपने रास्ते जाएं और मुझे दोबारा रब्ता करने की कोशिश मत कीजिए। युसरा का बदला रवैया जकी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इससे पहले कि वो असद के साथ कहीं जाती, उसे बाजू से पकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा करके उसकी आंखों में गुस्से से झांक कर बोला, तुम्हारी आती मैं सजीला से निकाह करने जा रहा हूँ ताकि तुम्हें किसी कुत्ते और भेड़िए से बचा सकूं। और तुम? वो गुस्से से गुड़ा कर एक नज़र असद पर डालते हुए युसरा को ये समझाने लगा कि वो किस किस्म के शख्स के साथ जा रही है, लेकिन वो भी बेबस थी। ये बात कि जकी बहुत देर कर चुका है, अपना अच्छा बुरा मैं खुद देख सकती हूँ। छोड़े मुझे, बड़े जब से वो गुजर रही थी। अगर अपना अच्छा बुरा समझती तो इस कमीने के साथ ना खड़ी होती। जकी अब भी उसकी आंखों में देख रहा था जहां उसे बेबसी नजर आ रही थी। कितने पैसे दिए उसने तुम्हें, वापस कर देता हूँ, लेकिन तुम उसके साथ कहीं नहीं जाओगी। जकी समझ गया था वो मजबूर है। मेरा बाजू छोड़े सर, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मुझे अब पैसों की कोई जरूरत नहीं है, वो सख्त लहजे से बोली। जकी ने उसका बाजू छोड़ दिया। तुम खुद के साथ अच्छा नहीं कर रही युसरा, मुझे मशवरे की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा दोबारा मेरे रास्ते में मत आइए। ये कहकर असद के साथ चली गई। जकी उसे तासुब से देखता रह गया। सजीला दुल्हन का जोड़ा खरीद रही थी, अपने निकाह की तैयारी कर रही थी। अगले रोज मीडिया के चंद रिपोर्टर्स और बहुत से मेहमान जमा थे। इश्तियाक साहब और हदीका बेगम भी तैयार हो चुके थे। जकी का कमरा बंद था। हदीका बुलाओ उसे, कितनी देर है? उसे इश्तियाक साहब घड़ी देखते हुए बोले। हदीका बेगम ऊपर जकी के कमरे के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन किसी ने नहीं खोला। दरवाजा बहुत बजाया लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हदीका बेगम ने घबराकर दरवाजे का नैब घुमाया तो दरवाजा खुल गया। कमरा खाली था, वॉशरूम भी खाली था। सामने बेड पर पैसे रखे थे। इश्तियाक साहब ने 10 मिनट लेट दिए थे और बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया था। साथ में एक रुक्का भी लिखा था। हदीका बेगम ने वो रुक्का खोल कर पढ़ा। बाबा के पैसों की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। मेरी तरफ से सजीला को कल भी इनकार था, आज भी इनकार है। हदीका बेगम तो वो पढ़कर दिल पकड़कर बैठ गई कि ना जाने अब इश्तियाक साहब का क्या रद्द अमल होगा। कुछ देर बाद इश्तियाक साहब भी ऊपर आ गए। हदीका बेगम की उड़ी हुई रंगत और हाथ में पकड़ा कागज देखकर
वहाँ मौजूद रकम देखकर जो पहला ख्याल इन्हें आया वो यही था कि जकी जा चुका है। वो तेजी से आगे बढ़े, हदीका बेगम के हाथ से रुका छीन कर पड़ा और गुस्से से मचोड़ कर फेंक दिया। उल्लू का पट्ठा, मर जाएगा किसी दिन मेरे हाथों, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल कर न जाने कहाँ दफा हो गया। वो गुस्से से फंकारे थे। दूसरी जानिब सजीला दुल्हन बनी अतराई हुई बैठी थी। अपनी जिद पूरी करने के लिए कहा कुछ भी नहीं था उसने, लेकिन जब पता चला कि जकी न जाने कहाँ चला गया वो दंग सी रह गई। ये खबर आग की तरह मीडिया में फैली थी कि मशहूर हीरोइन के निकाह के वक्त दूल्हा भाग गया। ऐसी चटखारेदार खबरें तो मीडिया की कमाई का जरिया होती हैं। मीडिया के हजारों सवाल थे जिनका जवाब ना सजीला के पास था और ना ही इश्तियाक साहब के पास। असद यूसरा को एक मशहूर ब्यूटिशियन के पास लेकर गया, उसका हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, एक मॉडर्न लुक उसे दे दी और उसके बाद उसे स्टूडियो ले गया। जो लिबास उसे पहनने के लिए दिया गया, यूसरा जो देख कर शर्म आ रही थी, असद मुंह में सिगरेट दबाए उसे देख रहा था, जो अपनी बेबसी की आखिरी हद पर थी। ऐसे क्या देख रही हो, जाओ पहन कर आओ। मैं ये नहीं पहन सकती, यूसरा ने इनकार कर दिया। वो एक वाहियात किस्म का लिबास था। यूसरा, शायद तुम भूल रही हो कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सिगरेट को 2 उंगलियों में लेकर धुआं असद ने उसके मुंह की तरफ फेंकते हुए कहा, मुझे याद है, लेकिन बात एक्टिंग की हुई है, ऐसा लिबास देखकर भी शर्म सी आ रही है, मैं नहीं पहन सकती। यूसरा बेबसी से देखकर बोली, जिस दुनिया में तुम कदम रख चुकी हो ना मेरी जान, वहां शर्म का कोई काम नहीं है। यहाँ ये कहा जाता है कि जिसने की शर्म फूटे उसके कर्म, और तुम्हारे कर्म तो मुझे अब पूरे आबोताब से जगाने हैं। तुम्हारी शर्म ही तो खत्म करनी है। कम ऑन, खुद से पहन लो, वरना ये काम बहुत से मर्द भी यहाँ करने के लिए मौजूद है। ये सुनकर यूसरा का रंग उड़ा। अपनी बेबसी शायद उसे हर लम्हा आंसू बहाने थे। वो वही ड्रेस लेकर चली गई। असद कैमरामैन और मेकअप को इंस्ट्रक्शन देने लगा, कहीं इन्हें क्या क्या करना है। यूसरा के आंसू नहीं रुक रहे थे। कहाँ वो दुपट्टा उतार कर भी कोई सीन करने के लिए राजी नहीं होती और कहाँ अब वो आधा अधूरा लिबास पहनना पड़ रहा था। न जाने वो कौन सी लड़कियां होती हैं जो शौकिया इस लाइन को ज्वाइन करने के लिए अपने घर तक से भागने में आड़ नहीं समझती। कैसे एक इज्जत की जिंदगी को बिना किसी मजबूरी के छूट के उससे बेहयाई के रास्ते को अपनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। काश कि उसकी हकीकत को समझ सकती। अंदाजा होता है कि घर की 4 दीवारी औरत की बेहतरीन पनाहगाह है। चंद दिन की शोहरत इज्जत की कैसे धज्जियां बखेर कर रख देती है। यूसरा जब बाहर आई तो असद के साथ जितने भी मर्द इस वक्त स्टूडियो में मौजूद थे, सबकी बेबाक नजरें यूसरा पड़ी थी। यूसरा खुद में सिमटने लगी। असद उसके पास आया। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत हो तुम। जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार ड्रामा करते देखा था तो तुम्हारा हुस्न देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। तुम सादा लिबास में भी हसीन लग रही थी और इसमें तुम गजब ही डाल रही हो। मुझे उस दिन का बेताबी से इंतजार है जब तुम्हारी फिल्म सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। असद की गलीज आंखें इस वक्त यूसरा को देखकर चमक रही थी। यूसरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। फिल्म? लेकिन मेरी आपसे ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। मुझे फिल्म नहीं करनी, मैं ड्रामा करना चाहती हूँ। यूसरा का फिल्म का नाम सुनकर होश ही उड़ने लगे। ड्रामा तो मैं फिर एक हद तक ही रोमांस दिखाया जाता था, लेकिन फिल्म की दुनिया कुछ और ही थी। डांस, ग्लैमर, लिबास की बेहूदगी ज्यादा थी। यूसरा की बात पर असद हंसने लगा, फिर अपना चेहरा यूसरा के करीब करके बोला, बेबी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया है। तुम वो सब करने पर पाबंद है जो मैं चाहूंगा, और बदले में तुम्हें करोड़ों में तोल दूंगा। तुम्हारी गुर्बत, बेबसी, मजबूरियां, इन सबको शराफत और शर्म के पुराने कपड़े में लपेट दो। जितना दूर फेंक दोगी यूसरा, उतनी ही जल्दी दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी। देखो तो 1 साल में तुम्हें कहां से कहां ले जाता हूँ। यूसरा चुप थी। अपनी वालदा की बातें याद आने लगी जो वो बचपन से अपनी बेटियों के कच्चे ज़हनों में डालती थी। कहती थी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया निस्फ ईमान है। जब तुझमें हया नहीं तो फिर जो तेरा दिल चाहे कर। बुखारी की ये हदीस है। औरत पोशीदा चीज है, जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसकी तांग झांग में लगा रहता है। ये तिरमिज़ी की हदीस है। हया एक वस्फ और ईमान का जुज़्व है। दोनों खैर के दाई और शर से इंसान को दूर करते हैं। ईमान इताते इलाही करने और गुनाह में मुलव्वस होने से रोकता है, जबकि हया इंसान को बुरे काम ना करने पर उभारती है और अहले हक के दायगी में कोताही करने से फहश बेहयाई से रोकती है। इसलिए सालिया औरत को हिजाब की ताकीद की गई है। इरशादे बानी है, ए नबी, अपनी बीवियों, बेटियों, मुसलमान औरतों से कह दो कि वो अपने चादर के घूंघट डाल लिया करें। इस तदबीर से तवक्का है कि वो पहचान ली जाएं और इन्हें सताया ना जाए। यूसरा ने एक ठंडी आ भरकर सोचा, लेकिन एक ऐसी मजबूर लड़की क्या करे जिसके घर में कोई मर्द उसकी इज्जत की हिफाजत करने वाला ना हो, उसकी कफालत करने वाला ना हो, जिसे खुद अपने घर वालों की ज़रूरतों के लिए बाहर निकलना पड़े। वो शायद मेरी ही तरह हालात के हाथों पिस जाती है। खुलफाए राशिदीन का दौर तो नहीं था कि जब यतीम बच्चियों की बकरियों को संभालने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा उनके घर तशरीफ़ ले जाते थे, उनके सर पर शफ़क़त से हाथ रखते और उनकी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करते और कहते, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं जवाब दे हूँ।
उस वक्त यतीम बच्चियों की कफालत की जाती थी, उनकी इज्जत की हिफाजत की जाती थी। इस्लाम हमें पाकीज़गी और हमदर्दी का हुक्म देता है, लेकिन आज एक इस्लामी माशरे में रहते हुए किसी ऐसी यतीम बच्ची की कफालत कोई नहीं लेता, बल्कि यहाँ के हुक्मरानों के सामने औरतें घर की मजबूरियों की खातिर उनके बिस्तर गर्म करने पर भी मजबूर हैं। क्या इन्हें कभी जवाब नहीं देना पड़ेगा? अगर मेरी तालीम, कम तालीम पर मुझे इतने ही पैसों की नौकरी मिल जाती जो मेरी ज़रूरतों के लिए काफ़ी होती, तो मैं ये रास्ता हरगिज़ ना अपनाती। लेकिन यहाँ गुनाह की चमक दमक बहुत ज़्यादा है, उसे पैसे से लपेट कर पेश किया जाता है, और हम जैसी हालात से मजबूर लड़कियां अपनी दूसरी बहनों की इज्जत की हिफाजत करने की खातिर न जाने कब तक अपनी इज्जतों के सौदे करती रहेंगी। काश कि इस मीडिया की दुनिया में सिर्फ परफॉर्मेंस पर तवज्जो दी जाती, अच्छे और मयारी ड्रामे और फिल्में दिखाई जाती, ग्लैमर और आइटम सॉन्ग पर मेहनत करने की बजाय अपने मजहब और सकाफत को नुमाया करके दिखाया जाता, सरों पर दुपट्टे और पूरा लिबास पहनकर शोबे को आगे लेकर आगे बढ़ाकर दिखाया जाता कि हम पर्दे में भी आगे बढ़ना जानते हैं। हमारे डेलीट आधे अधूरे लिबास का मोहताज नहीं, बेहयाई का मोहताज नहीं, तो शायद बहुत सी बुराइयां जन्म ना लेती। लेकिन हम तो अपने हमसाए मुल्क से मुकाबले के चक्कर में अपनी असल को भी भुला बैठे हैं। लेकिन अफसोस के अलावा क्या किया जाए। उस युसरा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। राशिद, मेकअप करो, इस कासत की आवाज पर युसरा की सोचों का तसलसल टूटा। मेहरुनिसा की नजर एक काले रंग की डायरी पर थी। उसने किताबों के बीच में से वो डायरी निकाली। पहले सफर पर शर्मीना की तस्वीर लगी थी, मुस्कुराता हुआ मासूम सा चेहरा, और उसके अगले सफ़े पर मेहरुनिसा की वो तस्वीर थी जो उसने रिसाले में छपवाई थी। नीचे एक तहरीर लिखी थी, कुछ लोग हमारे लिए मताए जान हो जाते हैं, हमारे दिल के बहुत करीब। मेहरू जी भी मेरे लिए ऐसी ही हैं। मैं उनकी तहरीरों को पढ़ती नहीं हूँ, महसूस करती हूँ। वो आंसू लिखती हैं तो मेरी आंखें निम हो जाती हैं, वो मुस्कुराहट लिखती हैं, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उनके नावल की हीरोइन मुझे पढ़ते हुए अपना अक्स दिखने लगता है। मैं उनके लफ्ज़ों को सिर्फ पढ़ती नहीं हूँ, महसूस करती हूँ। काश के कभी मैं इन्हें देख सकूं। मेहरू अगले सफ़े पलटती रही। उसकी डायरी में मेहरुनिसा के साथ गुजरे हर लम्हे की बातें लिखी थी, जो भी उनके बीच होती थी। शर्मीना की मेहरू के लिए उसकी मोहब्बत, उसके जज्बात मेहरुनिसा के लिए शायद इश्क का दर्जा रखते थे। वो उसका एहतराम भी बहुत करती थी। पूरी डायरी में बस मेहरू की बातें ही लिखी हुई थी। पहले पहल हाजम की बात भी उसने कहीं लिखी थी कि वो उसे अगर बहुत अच्छा नहीं लगता था तो बुरा भी हरगिज नहीं लगता था, बस वो उससे घबराती थी। लेकिन जब से उसने मेहरुनिसा से दोस्ती की थी, उसके हाजिम के लिए ख्यालात बदलने लगे थे। अब वो हाजिम से डरने लगी थी, घबराने लगी थी, खौफ खाने लगी थी। एक सफ़ा उसने पढ़ा तो होश ही उड़ गए थे। हाजिम क्यों वापस आए हैं? मुझे इन्हें देख कर डर लगने लगा है। मैं अपने कमरे में बंद रहने लगी हूँ। उनकी आंखें मुझे एहतशाम जैसी लगने लगी हैं। मेहरू जी ठीक कहती हैं, हाजिम और एहतशाम में कोई फ़र्क नहीं। अब ये मेरे साथ भी गैर इंसानी सलूक करेंगे। मुझे शादी के नाम से भी खौफ आने लगा है। मुझे डर लगता है। मैं इतनी साबिर हरगिज़ नहीं हूँ कि ये सब बर्दाश्त कर सकूँ जैसा शादी के नाम पर लड़कियाँ सहती हैं। मैं हाजिम का वो रूप हरगिज़ नहीं देख सकती जो शर्मीना ने एहतशाम का देखा था। मुझे नफरत है इस रिश्ते से जो औरत के लिए अजियत का सामान बने। मुझे शादी से डर लगने लगा है, चाहे हाजिम हो या कोई और। मुझे किसी मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना। मेहरू जी ने कहा है, मर्द ऐसे ही होते हैं, एहतशाम जैसे नहीं। हरगिज़ भी नहीं। हाजिम क्यों शादी की जल्दी मचा रहे हैं? जब मैं कह चुकी हूँ कि मुझे वो पसंद नहीं, मुझे उनसे शादी नहीं करनी, किसी से भी नहीं करनी, फिर वो क्यों नहीं समझते? इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। मैं मेहरू जी से बात कर रही थी कि हाजिम ने मुझसे फ़ोन छीन लिया। मैंने फ़ोन उनसे लेकर तोड़ दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कैसे मेहरू जी से बात करूँ? कैसे इन्हें बताऊँ कि मैं किस हाल में हूँ? 2 दिन से कमरे में बंद हूँ। कल हम गाँव चले जाएंगे, वहाँ मेरी शादी हाजिम से कर दी जाएगी। वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। मुझे पता है वो मेरे साथ क्या करेगा। मुझे थप्पड़ तो जरूर मारेगा, मेरे बालों को नोचने लगेगा। उसकी तहरीर के बाद आगे के सत्रों पर स्याही कुछ फैली हुई थी, शायद शर्मीना की आंसुओं से फैल गई थी। वो रो रो कर ये सब लिख रही थी। मेहरू ने डायरी बंद कर दी। उस वक्त उसकी अपनी आंखों से आंसू जारी थे। अपना आप शर्मीना को समझ बैठी थी। अपना आप शर्मीना का मुजरिम लग रहा था। उसने नाजुक कच्चे ज़हन पर जो छाप उसकी कहानियों और उसकी बातों से लगाई थी, वो उसको सच समझ बैठी थी। शादी के रिश्तों को जिन लफ्ज़ों और जिस तरीके से बयान करती थी, सिर्फ अपनी शोहरत की खातिर, वो अपनी वाह सुनने के लिए, वो कैसे किसी की जिंदगी बर्बादी का सबब बनते हैं, ये तो उसने सोचा भी नहीं था। अभी वो इसी नहज पर सोच रही थी जब कमरे का दरवाजा खुला तो सामने हाजिम गुस्से से उसे देख रहा था। मेहरुनिसा ने डायरी एक तरफ रख दी। वो गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। यहाँ किसकी इजाजत से आई हो? हाजिम उसके सर पर पहुंच गया। वो उसके सामने फिर से मुल्तजी होकर बोली, हाजिम मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया अनजाने में किया। मैं नहीं जानती थी कि शर्मीना इतनी हसास होगी, मेरी बातों को इस अंदाज से लेगी। खुदारा मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं कभी। मेहरुनिसा की बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि हाजिम ने उसके जबड़ों को अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिया। तुम्हारे लिए सब कुछ खेल था मेहरुनिसा।
मैरूनिसा, जिस गलती के एहसास पर तुम अब आंसू बहा रही हो वो सिर्फ इसलिए कि तुमने बस एक रात इस अजियत को सहा जो तुम अपनी तहरीरों की हर एपिसोड पर लिखती आ रही थी। तुम्हारे गुनाहों की फहरिस्त बहुत बड़ी है, चलो मेरे साथ। हाजिम ने उसका चेहरा छोड़कर उसे बाजू से पकड़ा और उसे घसीटने के अंदाज से कमरे से ले जाने लगा। मैरूनिसा खौफजदा सी हो गई। देखो मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो उससे अपना हाथ छुड़वा रही थी लेकिन वो उसे कमरे में ले जा चुका था। जकी कराची वापस लौट आया था। अपने दादा के ऑफिस में बैठा था, अपने मोबाइल से सिम निकालकर फेंक चुका था। युसरा का चेहरा आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। एक शरीफ और गरीब लड़की थी। वो चाहता था कि वो उसके साथ ही काम करती ताकि दूसरे डायरेक्टर की हवस का निवाला बनने से बच जाती, लेकिन असद के साथ उसका जाना उस बात का सबूत था। उसकी वालदा के ऑपरेशन के पैसे असद ने भरे थे और बदले में वो उससे क्या कुछ छीन चुका था उसका अंदाजा लगाना जकी के लिए हरगिज भी मुश्किल नहीं था। अपने वालिद की हर दरमी पर वो भी मजलूम लड़की की वक्त पर मदद ना कर पाया। उसके वालिद उसकी सोच से ज्यादा चालाक निकले थे। हर चीज उनके नाम थी, घर, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब कुछ अपने कब्जे में कर रखा था ताकि उसे किसी कठपुतले की तरह इस्तेमाल कर सकें। पेशा अगर ख्वाहिश ना भी हो तो जरूरत जरूर है। जकी सोच चुका था कि अब उसे क्या करना है। उसे अब पैसा कमाना था, अपना अकाउंट भरना था, जो अपने वालिद के साथ रहकर नामुमकिन था। इसलिए कराची के एक मशहूर डायरेक्टर के सामने वो अगले ही रोज जाकर बैठ गया। इम्तियाज साहब बड़े गौर से उसे देख रहे थे। इन्हें अभी भी जकी की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हारे बाप को कौन नहीं जानता जकी, और तुम ये भी जानते हो कि ड्रामा इंडस्ट्री में मैं और तुम्हारा बात एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आते हैं, खड़े हैं, और तुम्हारा बाप मुझे 2 साल से शिकस्त दे रहा है। मैं तो इस एक्टर को भी मुंह नहीं लगाता जो तुम्हारे बाप के ड्रामों में काम कर ले, क्योंकि तुम्हारा बाप चालबाजियों से बाज नहीं आता। जो अदाकार उसे ड्रामा हिट करते हैं वो मुझे वो परफॉर्मेंस हरगिज नहीं देते और बाद में ये बात खुलती है तुम्हारे बाप के कहने पर ऐसा करते हैं, और तुम तो उसकी सगी औलाद हो। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम मुझे फायदा पहुंचाकर अपने बाप को शिकस्त दोगे। मुंह में सिगार डाले वो तेवरी चलाए जकी से कह रहे थे, मुझे भी अपने बाप से बदला ही लेना है। आपको यकीन दिलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बिना एडवांस लिए मैं आपके साथ काम करूंगा। जब आपका ड्रामा हिट लिस्ट में आ जाए तो आप मेरे बाप की जगह स्टेज पर जाकर अवार्ड और जो मेरा मुआवजा मुझे दे दीजिएगा। जकी की बात पर वो कुछ देर सोचने लगा। वो ड्रामे उसने अपने वालिद के साथ बनाए थे, वो बहुत फिट हुए थे और उसके टैलेंट का मुंह बोलता सबूत थे। ठीक है, मुझे मंजूर है। अगर इस बार तुम्हारे बाप की बजाय मैंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड लिया तो तुम्हें खुश कर दूंगा। तुम्हारी तवक्को से ज्यादा तुम्हारी जेब में पैसा होगा। जकी के सामने भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा गया जिस पर उसने साइन करने से पहले एक पल के लिए भी अपने बेहिस बाप के बारे में नहीं सोचा था। असल जंग तो अपने वालिद से ही करनी थी, जिनकी वजह से वो युसरा के सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। युसरा ने लफ्जों से उसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी आंखों में देखती अजियत और बेबसी जकी को बहुत कुछ कह गई थी। जकी, तुम्हारे अपने पास तो इतने पैसे भी नहीं कि तुम मेरी मदद कर सको। तुम अपने बाप के गुलाम हो, फिर मुझ पर हक किस बात का जता रहे हो। मैं तो पहले से हालात की चक्की में पिस रही हूँ। तुम्हारा इंतजार मेरी माँ की जान ले लेता, इसलिए मुझे कुछ तो करना ही था। एक फांस थी जो जकी के दिल पर जाकर चुभी थी। अब उसे अपना आप मनवाना था। अपने बाप को यह बताना था कि वो 1 साल में उनके बगैर क्या कुछ कर सकता है। एक नया आज़म लेकर वो वहां से उठा था। 3 माह गुजर चुके थे। युसरा आईने के सामने खड़ी थी। कहीं से भी वो 3 माह पहले वाली युसरा नहीं लग रही थी। वो इस वक्त अपने लिबास और अंदाज से मॉडल लग रही थी। 1 हफ्ते बाद उसकी फिल्म की शूट शुरू थी, इसलिए आज उसे अपनी इस साथी अदाकार के साथ मुलाकात करनी थी जो उसके साथ हीरो का किरदार करने जा रहा था। असद का कहना था कि वो 1-2 फिल्में कर चुका है और कई ड्रामे उसके हिट हो चुके हैं, लेकिन न जाने क्यों उसका नाम अब तक वो जान नहीं पाई थी। कुछ बातों से गर्ज भी नहीं था। 1 माह पहले उसने अपनी वालदा को अपनी जॉब की मजबूरी बताई तो वो रोने लगी थी। ये तुमने क्या किया युसरा, क्यों किया बेटा? उसकी वालदा रोने लगी थी। अम्मी, मेरे पास कोई रास्ता और नहीं बचा था। एक तरफ आपकी जिंदगी थी और दूसरी तरफ मेरी। युसरा दिल गिरफ्तगी से बोली, मर जाने देती तुम मुझे युसरा। इस जिंदगी का हर सांस मुझ पर भारी हो गया है, क्योंकि ये मेरी बेटी की इज्जत के बदले मुझे मिला है। तुम्हारे बाप को क़यामत के दिन क्या जवाब दूंगी? वो बिलक उठी थी। आंसू तवातर उनकी आंखों से बहने लगे। अम्मी प्लीज यूं मत रोएं। आपकी जिंदगी को बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं वो भी दे देती। बस अब आप चुप हो जाएं। युसरा ने उनके आंसू साफ किए। फिर अगली बात अपना दिल संभाल कर बोली, अम्मी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी में सबका भला है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी आपके ऑपरेशन और ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए मैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हूँ।
मुझे फिल्म में काम करना पड़ेगा। एक और धमाका था जो उसकी वालदा युसरा के मुंह से सुन रही थी। ड्रामे की हद तक तो वो चुप थी क्योंकि जानती थी कि उनकी बेटी एक हद में रहकर काम कर रही है, लेकिन फिल्म में क्या कुछ होता है किसी से ढका छुपा नहीं था। युसरा उसकी वालदा पे चाट गई और बेबसी से देख रही थी। युसरा अपनी आंखों में आने वाली नमी को पलकें झपका कर नजरें चुराई थी ताकि उसकी वालदा उसको देखकर और मजीद रंजीदा ना हो जाए। अम्मी, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं मजबूर हूँ, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएं जहाँ किसी को ये पता ना हो कि एक हीरोइन की माँ है, वरना मेरी बहनों के अच्छे रिश्ते और शरीफ लोगों में नहीं होंगे। अम्मी, मुझे मेरे सर ने एक फ्लैट पिंडी में लेकर दिया है जो मेरी मलकियत है। आप वहाँ जा रही हैं, आपके कहने का हर जरूरत के पैसे वक्त पर मिलेंगे। बस आप जल्द अज जल्द मेरी बहनों की शादी कर दें और किसी से ये जिक्र मत कीजिएगा कि मैं आपकी बेटी हूँ। ना मैं आपसे मिलने आऊंगी, ना आप मुझसे मिलने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जानती थी उसकी वालदा क्या कहना चाहती है। अम्मी प्लीज, मेरी बाकी बहनें इज्जत की जिंदगी जिए, इसके लिए जरूरी है मेरा तारुफ उनके साथ ना लगे। मैं नहीं चाहती जो कुर्बानी मैं दे रही हूँ मेरी तारुफ की वजह से मेरी बहनें भी इसी दलदल में फंसे। मेरे नाम की वजह से आगे ही आपको कहीं भी इज्जत नहीं मिलेगी। मुझे अपना तारुफ मत बनाएं क्योंकि मेरी फिल्म रिलीज होने के बाद जहाँ युसरा होगी वहाँ इज्जत दूर भागेगी। इज्जत की युसरा से लड़ाई हो चुकी है, इसलिए आप इज्जत को अपना लें। जिन्हें के बाबा के साथ युसरा समझे कि बाबा के साथ युसरा भी मर चुकी थी। जिस जब से युसरा ने ये बातें की थी उसकी वालदा फूट फूट कर रोने लगी। युसरा ने इन्हें एक तल्ख हकीकत से आगाह किया था जो 100% सच थी। कोई झूठा आसरा नहीं दिया था क्योंकि हीरोइन पर हर नजर उठती है सिवाय इज्जत की नजर के। उसकी वालदा उसकी बहनों को लेकर जा चुकी थी। युसरा रोज अपने अंदर के जमीर को सुलाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो जिसे उम्र के 22 उसने सोने नहीं दिया था, वो कहाँ उसे बहलावे में आता। वो खुद उठने वाली नजरें हाथ अब वो पीछे नहीं धकेलती थी क्योंकि उसके बदले मिलने वाले पैसों से उसकी बहनें ऐसी नजरों और हाथों से महफूज थी। वो मेकअप में खुद को देख रही थी जब बिना दस्तक के असद अंदर दाखिल हुआ। चलो, युसरा, फिल्म का हीरो भी आ चुका है। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे कुछ क्लोज हो जाओ तो अच्छा है ताकि शूट करते हुए तुम्हें परेशानी का सामना ना हो। युसरा ने हेयर ब्रश सामने रखा और असद के साथ बाहर आ गए, लेकिन सामने खड़े शख्स को देखकर हैरत से उसके कदम वहीं जम गए। 3 माह में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा था जिस दिन हाजिम ने अपनी नफरत की शिद्दतें महरूनिसा को नहीं दिखाई थी और उसने नहीं सही थी। महरूनिसा पहले से बहुत कमजोर हो चुकी थी। पहले वो हाजिम के सामने बहुत एहतजाज करती थी, झगड़ती भी थी, उससे नफरत में जो मुंह में आता कहती रहती, लेकिन पिछले 1 माह से वो चुप हो चुकी थी, किसी बेजान वजूद की तरह। हाजिम को जब भी शर्मीना की मौत का जब भी ख्याल आता वो पागल सा होने लगता। महरूनिसा से कोई रायत नहीं बढ़ता था। शादी के लिए जब वो गाँव आया था, शर्मीना चुप थी। हाजिम ने यही सोचा कि अच्छा है उसे कुछ ना कहे, शादी के बाद खुद ही बदल जाएगी। बचपन से हाजिम ने सिर्फ उसे ही चाहा था। उसे लगा वक्ती तौर पर लड़कियां किसी से मुतासिर हो जाती हैं, लेकिन शादी के बाद अपने शोहर की मोहब्बत पाकर पिछली बातें भूल जाती हैं। और जितनी मोहब्बत हाजिम उससे करता था अभी इस तरह से जानता था कि शर्मीना चंद माह में उसकी मोहब्बत की कायल हो जाएगी। वो कम उम्र और मासूम और बेवकूफ सी लड़की अपना अच्छा बुरा कहाँ समझती थी। न जाने किस लड़के की चिकनी चपड़ी बातों में ये सब कर रही थी। शर्मीना की खामोशी को रिफत बेगम और हाजिम ने उसका समझौता समझ लिया था, लेकिन शर्मीना के अंदर इतना खौफ था कि हाजिम के साथ तन्हाई का सोचकर उसकी रूह फना हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या करे कि ये शादी रुक जाए। मेहंदी की रस्म पर दोनों को साथ ही बिठाया गया। हाजिम को चुप चुप सी बैठी बहुत अच्छी लग रही थी। हाजिम ने शर्मीना का सोफे पर हाथ अपने हाथ में ले लिया जो इस वक्त बर्फ की मानी ठंडा हो रहा था। उसे लगा हर लड़की की तरह वो कुछ कंफ्यूज हो रही है। क्यों परेशान हो शर्मीना, प्लीज जस्ट रिलैक्स, एक बार शादी होने तो पता चल जाएगा तुम्हें कि मैं कैसा हूँ। हाजिम की बात पर उसने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा लिया था। मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं जानना। वो कुछ बदहवासी होने लगी थी। रस्में हिना हो चुकी थी, इसलिए वो रिफत बेगम से कहने लगी कि अपने कमरे में जाना चाहती है। रिफत बेगम ने भी उसे उसके कमरे में भेज दिया। पूरी रात उसने रोकर गुजारी। दुल्हन बनकर उसने अपनी सारी दोस्तों को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। कहने लगी तुम जाओ, रुखसती से पहले आना। सभी शादी के कामों में मसरूफ थे। जैसे ही बारात आई और मेहमानों से हवेली का काम भर चुका था, ऊपर से एक लड़की चुगते हुए नीचे काम में आ गई। पल में सबकी चीखें निकल गईं। हाजिम की दुनिया लुट गई। शर्मीना के सर पर चोट आई थी, मौके पर ही दम तोड़ गई। रिफत बेगम तो पागल सी हो गई थी। अफजल साहब ने बेटी की नागहानी मौत बर्दाश्त न हुई तो दिल पकड़कर बैठ गए। चंद मिनटों में सफे मातम बिछ गया। सुहेल साहब तो बेटे की शादी करने पाकिस्तान आए थे, लेकिन यहाँ कुछ देखने को मिला वो उनके तस्वुर में भी नहीं था। 1 हफ्ते में बाप बेटी लुकमा अजल बन चुके थे। रिफत बेगम अपने हवासों में नहीं थी। हाजिम गुमसुम सा होकर रह गया था, ना खाने की होश थी ना किसी और बात की।
अपनी मेहनत, अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से मनो मिट्टी के हवाले किया। सुहेल साहब ने बहुत चाहा कि शर्मीना को कब्रिस्तान में दफनाया जाए, लेकिन हाजिम की एक ही जिद थी कि मेरी शर्मीना यही मेरे पास रहेगी, मैं उसे अपने घर से दूर नहीं कर सकता। 4 दिन अफजल साहब हॉस्पिटल में बेहोश रहे, फिर वो भी चल बसे। रिफत बेगम पर दोहरा सदमा था, लेकिन इन्हें होश ही कहाँ था, बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। सुहेल साहब और हाजिम की वालदा शाइस्ता बेगम ने बहुत चाहा कि बेटे और नंद को इटली वापस ले जाए, लेकिन दोनों ही जाने को तैयार नहीं थे। हाजिम बेटा, तुम तो बात को समझो, यहाँ अब हमारा क्या रह गया है। कई दिन से हाजिम शर्मीना के कमरे में बंद था, रो रो कर आंखें मुतवरम हो चुकी थी। सुहेल साहब और शाइस्ता बेगम दोनों हाजिम के पास बैठे थे। शर्मीना की तस्वीर हाजिम अपने सीने से लगाए जमीन पर एक कोने में बैठा था। 4 दिन में उसकी उजड़ी हुई हालत हो चुकी थी, लगता था बरसों का बीमार। और वो खोए खोए अंदाज में बोला, मेरी शर्मीना यहाँ है पापा, पाकिस्तान में, मेरी मोहब्बत, मेरी बीवी, इसी के लिए तो पाकिस्तान आया था। उसे यहाँ से ले जाने, उसे छोड़कर कैसे चला जाऊं। आंसू थे कि खुश्क नहीं हो रहे थे। क्यों किया था शर्मीना ने ये सब? बस ये एक सवाल था कि हाजिम को चैन नहीं लेने दे रहा था। हाजिम मेरे बच्चे, देखो, हकीकत से मुंह चुराने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। क्यों नहीं समझते हो कि वो जा चुकी है? शाइस्ता बेगम से बेटे की हालत देखी नहीं जा रही थी, फूट फूट कर रोते हुए बोले। लेकिन हाजिम नफी में सर हिलाने लगा। नहीं ममा, वो नहीं मर सकती, मेरे दिल में रहती है, वो मेरी रूह में बसती है, यहाँ है वो मेरे दिल में, मेरी सांसें उसकी महक है, मर नहीं सकती। कैसे मर सकती है, कैसे मर सकती है, कैसे? शर्मीना, वो चिल्ला कर पुकारने लगा, तरफ तरफ कर रोने लगा। शर्मीना की तस्वीर को अपने सीने से भींच लिया, जैसे तस्वीर के साथ शर्मीना को भी अंदर बसा लेगा। सुहेल साहब बेटी की हालत देखकर रंजीदा हो गए थे। ना वो संभल रहा था, ना ही रिफत बेगम तो शर्मीना के अरूसी लिबास को गले लगाए बैठी थी। शाइस्ता बेगम जब नंद के पास जाती तो उसकी हालत देखकर दिल खून के आंसू रोता। आओ ना शाइस्ता, देखो तो इस लड़की को शादी का जोड़ा उतार भी दिया है। उसने कितना समझाया मैंने उसे कि अभी तो हाजिम के साथ तुम्हारा फोटो सेशन बाकी है, लेकिन ये है कि मेरी सुनती ही नहीं। वो शर्मीना का रूसी लिबास देकर यूं बात करें थी जैसे लिबास की जगह शर्मीना मौजूद हो। शाइस्ता बेगम से बहन जैसी नंद की हालत देखी नहीं जा रही थी। रिफत बेगम बेबसी से बोली, क्या करूं, बच्ची ही तो है। शर्मीना को आदत कहाँ ऐसे भारी लिबास पहनने की। वो शाइस्ता बेगम के बहते आंसू को देख कर भी नजरअंदाज कर रही थी। देखो शाइस्ता, मेरी बच्ची को तो तुम अपने साथ इटली ले जा रही हो, लेकिन बहुत ख्याल रखना उसका। वहां हर 4 माह बाद उसे मेरे पास जरूर भेज दिया करना। हमारे लिए तो शर्मीना ही सब कुछ है। अफजल की तो जान बसती है अपनी बेटी में। शादी से चंद दिन पहले मुझसे कह रहे थे, मेरी शहजादी जितनी दूर मुझसे जा रही है, मुझे लगता है चंद दिन बाद मुझे भी उसके पीछे ही अपनी टिकट करवानी पड़ेगी। मैं तो रह नहीं पाऊंगा शर्मीना के बगैर। और देखो वो चले भी गए, मेरे बारे में भी नहीं सोचा। रिफत बेगम की बात दिल चीर देने वाली थी। शाइस्ता बेगम जो रिफत बेगम को संभालने और तसल्ली देने आई थी, उनकी बातें सुनकर रिफत बेगम को गले लगाकर रोने लगी। अफजल भाई को वाकई शर्मीना से बहुत प्यार था। रिफत जब भी तो देखो उसके पीछे ही चले गए, तुम्हें वो हर गम देकर हमेशा के लिए चले गए। शाइस्ता बेगम रोते हुए कह रही थी। रिफत बेगम अब गुमसुम सी हो गई, एकदम से चुप, ना रो रही थी ना बोल रही थी। शाइस्ता बेगम उनसे पीछे हटी। रिफत, हकीकत को तस्लीम करने की कोशिश करो, हमारे साथ चलो। शाइस्ता बेगम को रिफत बेगम ने तेवड़ी चढ़ा कर देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं। फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के कमरे से तेजी से बाहर निकल गई। बाहर लॉन में शर्मीना की कब्र पर बैठकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। उनकी सी कैफियत को संभालने के लिए इन्हें नशे की हैवी डोज लगाई गई। हाजिम को अपनी फुप्पो की खातिर अपना गम भुलाना पड़ा। वो रिफत बेगम को संभालने लगा था। 15 दिन बीत गए थे, लेकिन रिफत बेगम अव्वल तो होश में ही नहीं आती थी, और अगर आ भी जाती थी कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती। सुहेल साहब मैं इनको इस हाल में देख देख कर बीमार से होने लगे थे। हाजिम ने ही उनसे कहा कि वो और शाइस्ता बेगम वापस इटली चले जाएं, रिफत बेगम को बहुत संभाल लेगा, लेकिन अभी वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान छोड़कर इटली नहीं जाएगा। सुहेल साहब और शाइस्ता बेगम रोते धोते वापस चले गए। रिफत बेगम की तबीयत में बस इतना सुधार आया था कि वो हाजिम के हाथ से कुछ खाने पीने लगी थी। कभी तो हाजिम से ऐसे बात करती जैसे नॉर्मल हो गई, और कभी फिर से दीवानगी पर उतर आती तो शर्मीना को पूरे घर में ढूंढने लगती, उसे जोर जोर से पुकारने लगती। हाजिम बहुत दिन बाद कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ, हकीकत को तस्लीम कर चुका था। गोया उसके लिए बहुत मुश्किल अमर था। रात को अक्सर वो शर्मीना की कब्र पर बैठकर उससे बातें करने लगता। कितना सोचा था कि जब तुम मेरी हो जाओगी तो फिर बताऊंगा तुम्हें कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत किया, कितना चाहा तुम्हें, कैसे कैसे हसीन ख्वाब सजाए थे तुम्हारे लिए। मुझे तो इटली में रहकर भी कोई चेहरा दिल को नहीं भाया, क्योंकि तुमसे निकाह का बंधन बांध चुका था, इसलिए अपनी मोहब्बत भरी नजरें यहीं छोड़ गया तुम्हारे पास। मुझे लगता था निकाह में बहुत ताकत होती है, जैसे मेरा दिल किसी की तरफ माइल नहीं हो पाया तो तुम तो एक लड़की थी, अपने शोर के अलावा तो किसी को सोचोगी भी नहीं। लेकिन शायद दिल की दुनिया अजीब होती है, इख्तियार से बाहर। काश काश शर्मीना, मुझे अगर पता होता कि तुम इस लड़के को इतना चाहती हो कि उसकी खातिर
अपनी जान दे दोगी तो मैं ऐसा ना करता, पीछे हट जाता। मुझे लगा तुम कम उम्र हो, नादान हो, अपने लिए गलत कदम उठा रही हो, मेरी हो जाओगी तो सब भूल जाओगी, लेकिन तुमने तो ये कहकर वो सिसकियां लेकर रोने लगा। मुझे एक मौका तो देती, खुदा की कसम तुम पर इतनी मोहब्बत निछावर करता कि मेरे अलावा सबको भूल जाती। रह रहकर हाजिम को वो याद आती थी, हर लम्हा वो तड़पता था। कभी लगता था कि हाजिम ने जल्दबाजी कर दी, कुछ वक्त उसे समझने की कोशिश करता, शायद वो इतना बड़ा कदम ना उठाती। लेकिन कभी ये ख्याल आता कि शर्मीना की खुशी अगर कोई और था तो वो पीछे हट जाता, कम से कम वो जिंदा तो होती। असल में होश तो हाजिम के उस वक्त उड़े जब वो चंद दिन के लिए शहर गया। रिफत बेगम को चंद दिन हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, उनकी हालत ठीक नहीं थी। इन्हें हॉस्पिटल छोड़कर शर्मीना के घर पर आ गया। सबसे पहले उसके कमरे में गया, दिल को कहाँ चैन आ रहा था। उसकी हर चीज जो छूकर देखता रहा, आखिरी बार न जाने किस किस चीज को उसने छूकर अपने लम से नवाजा होगा। फिर उसके कमरे से मुंसलिक दूसरे कमरे में दाखिल हुआ तो दीवारों पर लगे स्केचेस देखकर वो हैरान सा रह गया। शर्मीना को स्केचिंग का शौक था, ये वो जानता था, लेकिन जिस लड़की की तस्वीरें उसने स्केचिंग से बनी थी वो हाजिम के लिए अनजान थी। दीवारों पर एक इसी लड़की की तस्वीरें लगी थी। वो एक एक तस्वीर के पास आकर गौर से देखने लगा। पहले स्केच पर वो लड़की मुस्कुरा रही थी। हाजिम को वो जरा दिलचस्पी नहीं थी कि वो लड़की देखने में कैसी है, लेकिन जो चीज उसे मुतासिर की थी, शर्मीना की इस तस्वीर पर लिखी एक तहरीर ने। आई लव यू सो मच महरू जी। इस तरह इस लड़की के हर स्केच के नीचे शर्मीना ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। हाजिम ने सोचा शायद शर्मीना की किसी दोस्त की तस्वीर है। बेध्यानी से उसकी नजर एक और स्केच पर पड़ी जो जो एक कोने में लकड़ी के बोर्ड के ऊपर चिपसा थी, लेकिन आधी से भी कम नजर आ रही थी। लेकिन यह समझ चुका था कि किसी लड़के का स्केच है। हाजिम को लगा शायद यह तस्वीर उस लड़के की होगी जिसे शर्मीना पसंद करती है। न चाहते हुए भी हाजिम के कदम उस बोर्ड की तरफ बढ़ने लगे। जब वो बोर्ड उसने बाहर निकाला तो हैरान रह गया। वो स्केच तो हाजिम का ही था। नीचे लिखा था माई लवली हस्बैंड। ये पढ़कर हाजिम को एक धचका सा लगा। फिर उस पर 8 माह पहले की तारीख भी डाली गई थी। मतलब 8 माह पहले शर्मीना के लिए मैं अहम था, वो मुझे शोहर के तौर पर तस्लीम करती थी। तो फिर वो शख्स ज़हन फिर से उलझा था। हाजिम ने उसके बनाए सारे स्केचेस देखने लगा। हाजिम के बहुत से स्केचेस उसने बनाए थे जिस पर उससे मोहब्बत का इजहार भी लिखा था, आई मिस यू, आई लव यू हाजिम। लेकिन ये बात मैं आपसे कभी कह नहीं सकती बिकॉज आई एम शाय। जैसे जैसे वो अपने बने हुए स्केचेस पर शर्मीना की तहरीर पढ़ रहा था, उलझता जा रहा था। पिछले 6 माह के हर स्केच पर शर्मीना की मोहब्बत उसके लिए नजर आ रही थी। बस ये था कि वो बहुत शर्मीली सी थी, उससे बात करने में, उसे इजहार करने से शर्माती थी, लेकिन उसके दिल में हाजिम ही था। समझ नहीं आ रहा मसला क्या था। शर्मीना के साथ जब वो मुझे शोहर तस्लीम करती थी, मुझसे मोहब्बत भी करती थी, तो फिर वो सब क्या था। उफ, हाजिम अपना सर पकड़कर बैठ गया। एक तरफ वो हाजिम से मोहब्बत भी करती थी और दूसरी तरफ शर्मीना की बातें कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे पसंद नहीं है, आप मुझे छोड़ दें, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। उसका हाजिम से डरना, घबराना, खतराना, छुपना। हाजिम का ज़हन माऊफ होने लगा। वो उसके स्केचेस वहीं छोड़कर उस कमरे से बाहर निकल आया, शर्मीना के बेड पर लेट गया। फिर याद आने लगा कि जब वो इटली से वापस आया था तो शर्मीना के हाथ में एक डायरी थी जिसे वो हाजिम को देखते ही अपने पीछे छुपाने लगी थी। शायद उसे डायरी लिखने का शौक था, या शायद उसकी डायरी से कुछ मिल सके। ये सोचते ही हाजिम उठकर बैठ गया, उसकी राइटिंग टेबल के पास आ गया जहां उसकी कोर्स की किताबें रखी थी। इन्हीं किताबों के बीच कई रसाले भी मौजूद थे, मगर वो डायरी नजर नहीं आ रही थी। हाजिम ने एक एक किताब साइड पर रखकर देख ली, लेकिन उसे डायरी कहीं नहीं मिली। फिर राइटिंग टेबल के दराज को खोलकर देखा, वो डायरी वहां मौजूद थी। हाजिम ने डायरी निकाल कर पढ़ना शुरू की। वो मोहब्बत हाजिम से ही करती थी, लेकिन उसके साथ साथ किसी महरू नामी लड़की से भी हाथ दर्जा मोहब्बत करती थी। उसकी डायरी से ही मालूम हुआ कि जिस महरू के स्केचेस उसने बनाए हैं वो कोई डाइजेस्ट राइटर है। उसके नॉवेल्स का जिक्र शर्मीना ने अपनी डायरी में बहुत ज्यादा किया था। फिर महरू से पहली मुलाकात का हर सीन, हर बात उस डायरी पर दर्ज था। यहाँ तक कि जिस रेस्टोरेंट में शर्मीना की पहली मुलाकात महरूनिसा से हुई थी उस वक्त कौन सा सॉन्ग वहां चल रहा था, इसी तरह महरूनिसा से हर मुलाकात, हर बात वो पढ़ता चला गया। जिस तरह उस लड़की ने शोहर को दरिंदा बनाकर शर्मीना के सामने पेश किया था, जिसकी वजह से शर्मीना हाजिम के नाम से भी खौफ खाने लगी थी, हर बात उसमें लिखी थी। पूरी डायरी उसने एक रात में पढ़ ली थी। शर्मीना की जिंदगी में कोई लड़का नहीं था, बस एक लड़की थी जिसकी बातों ने शर्मीना को हाजिम से इतना खौफजदा कर दिया था और मियाँ बीवी के ताल्लुक को ऐसा घिनौना रूप उसके सामने पेश किया था कि शर्मीना जैसी लड़की ने मौत को गले लगाना आसान समझा। डायरी बंद होते ही हाजिम का गुस्से से ये हाल था कि ये महरू नामी लड़की उसके सामने आ जाए तो वो उसे जान से ही मार डाले। अपनी तहरीरों से शर्मीना जैसी सास लड़की को उसने ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया था। लफ्ज नफरत शायद छोटा था जो हाजिम महरूनिसा के लिए महसूस कर रहा था। हाजिम ने वो सारे रसाले पढ़ लिए और बेड पर रखकर बैठ गया। इन रसालों में
हाजिम ने वो सारे रसाले लिए और बेड पर बैठकर बैठ गया। इन रसालों में से उसने सिर्फ मेहरुनिसा के ही नावल्स निकाले। जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसकी रगों में खून की जगह एक आग सी दौड़ने लगी। शोहर के नाम पर एक मर्द को वहशी दरिंदा और हविस व जुनूनियत का शाहकार दिखाया गया, जिसकी बीवी के तौर पर लिखी गई लड़की शर्मीना जैसी मासूम बेज़र सी लड़की थी जो उसके जुल्म और सितम का निशाना बनती है। ऐसा जुल्म जिसे मोहब्बत के नाम पर अपने वजूद पर सहती है, जो आम तौर पर एक लड़की सह नहीं सकती। जैसे जैसे वो वाहियात सीन लिखे गए थे, उसको पढ़ने वाले या तो शहतूत के नशे में चूर हो सकते थे या शादी से खौफ खा सकते थे। शहवत के नशे में चूर हो सकते थे या शादी से खौफ खा सकते थे, और दोनों ही बातें कम उम्र कम सन लड़कियों के लिए नुकसानदेह थी। वो नावल कोई मर्द अगर पढ़कर उनके जैसा बनने की कोशिश करे तो इंसान से वहशी दरिंदा बन जाए। हाजिम समझ गया था कि उसकी जिंदगी किसी लड़के ने नहीं बल्कि एक लड़की और उसके लिखे गए नॉवेल्स ने तबाही व बर्बादी की तरफ कर दी है। युसरा के सामने फाजिल खड़ा था। दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे। फाजिल के लिए ये बात अनोखी सी थी कि युसरा जैसी सादा सी लड़की और फिल्म इंडस्ट्री युसरा फाजिल को देखकर कुछ पुरसुकून जरूर हुई थी कि कम से कम हीरो को पहले से कुछ जानती है। युसरा आप यहाँ? जी युसरा और यहाँ। असद ने युसरा के गिर्द अपना हाथ फैलाकर उससे अपने साथ लगाते हुए युसरा का तारुफ करवाया। फाजिल ने बड़े ताज्जुब से युसरा को असद के पहलू में लगा देखा था। वो तो बड़ी मोहताज सी लड़की थी, कभी बिलावजह करीब तक नहीं आती थी, और असद के इतने करीब, और फिर फिल्म में तो होता ही बोल्ड रोमांस है। यार के बदले लिबास और हेयर स्टाइल के बावजूद उनके चेहरे के तासरात और आंखों में नागवारी लग रहा था कि वो ये सब खुशी से नहीं कर रही। छापे तुम दोनों एक दूसरे को अच्छा है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तुम दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है। फाजिल अब भी तजब्जुब का शिकार था। युसरा सजीला या दूसरी लड़कियों जैसी हरगिज नहीं थी जो ऐसे बोल्डबाज या सीन के लिए बासानी तैयार हो जाए। असद के वहां से जाते युसरा वहां मौजूद सोफे पर बैठ गई। फाजिल को भी अपने सामने बैठना पड़ा। युसरा आप और फिल्म मेरे लिए यह नाकाबिले यकीन सी बात है। हर इंसान बेहतर से बेहतरीन चाहता है। आपको मेरे लिए ऐसा क्यों लग रहा है? ये फील्ड ही ऐसी है, यहाँ आने से पहले इज्जत की चादर को बाहर उतार कर आना पड़ता है। आम सी बात है, सब जानते हैं। युसरा उसके सामने अपनी मजबूरियां और बेबसी का रोना नहीं रोना चाहती थी। सब में और आप में फर्क है युसरा। बहरहाल ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसी लड़कियां हैं जिनमें दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन उनका काम ग्लैमर से पाक होता है। आप इनमें से एक थी। एनी हाउ, शायद मुझे समझने में गलती हो गई है, कहकर फाजिल ने सामने रखी स्क्रिप्ट की फाइल हाथों में पकड़ी। पहला सीन पढ़ते ही एक नजर युसरा पर डाली। एक क्लब डांसर हीरोइन। वाओ, असद भी अजीब शख्स है, सिर्फ बजाय हुस्न को देखता है। फाजिल ने वो स्क्रिप्ट की फाइल दोबारा टेबल पर फेंक दी। मुझे तो आपके किरदार के लिए कहीं से फिट नहीं लग रहा। फाजिल की बात सुनकर युसरा ने बेबसी से एक नजर उस पर डालकर हटा ली। मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। युसरा ने नजरें चुराते हुए कहा। ना जाने क्यों फाजिल की बेसाख्ता हंसी छूटी। आप जानती हैं कि एक क्लब डांसर सिगरेट पीती है, शराब पीती है, पर एक की बाहों का हाड़ बनती है और भी बहुत कुछ करती है जो कि फिल्म में दिखाया जाना है, और आप तो असूलों पर काम करने की कायल थी मिस युसरा। इश्तियाक साहब को भी आपने साफ कह दिया था। फाजिल ना जाने क्यों उसके जब्त का इम्तिहान लेने पर तुला हुआ था। मेरे ख्याल से आप सिर्फ अपने काम पर ही बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। युसरा के सख्त और दो टोक अंदाज पर फाजिल संभल कर बैठ गया। युसरा की बात लापरवाही से कंधे उचका गया। एक हफ्ते बाद पहला सीन एक ही क्लब का शॉट करना था। युसरा स्कर्ट पहने मुतज़ब्ज़िब सी हो रही थी। डांस रैंप पर डांस का सीन था जिसमें उसे नशे की हालत को जाहिर करना था। असद ने शॉट से पहले एक एप्पल जूस का गिलास युसरा की तरफ बढ़ाया। बेबी पियो इसे। युसरा ने असद के हाथ से वो गिलास लिया, लेकिन जैसे ही उसे अपने मुंह के पास लेकर गई उस जूस की बू से कुछ नागवार सी लगी। ये क्या है? बियर। फाजिल ने अपने हाथ में पकड़े गिलास में से एक बूंद भरते हुए बोला। युसरा ने गिलास वापस वेटर के हाथ में पकड़ी डिश पर रख दिया। फाजिल ने अपनी हंसी दबाई थी। युसरा अंदर से इस कदर परेशान थी कि वो ही जानती थी। युसरा डार्लिंग, ये पी कर ही तुम वो सीन ठीक से कर सकती हो, इसलिए उसे पियो। असद ने इस बार जरा सा लहजा सख्त करके युसरा से कहा और ग्लास दोबारा से उसके हाथ में थमा दिया। ड्रॉप शॉट रेडी करें, मैं बिना पिए भी ये सीन कर लूंगी, युसरा ने पुरयकीन लहजे में कहा। तुम नहीं कर पाओगी, मैं जानता हूँ, असद की बात पर फाजिल ने तो मसराना अंदाज से कहा। असद ने कंधे उचकाए थे। ओके ठीक है, करो, लेकिन अगर तुमने ठीक से नहीं किया तो मेरी बात माननी पड़ेगी। युसरा के लिए ये भी एक आजमाइश थी। ना चाहते हुए भी किसी काम को करना भी मुश्किल होता है। युसरा ने जलता हुआ सिगरेट हाथ में लिया और पहली ही बार में वो सीन बिल्कुल वैसे ही किया जैसे सीन की डिमांड थी। असद और फाजिल दोनों ही हैरान थे। अगला सीन फाजिल का था जो कुछ बोर्ड था, लेकिन जैसे फाजिल अपना सीन करने के लिए आगे बढ़ा और युसरा के काबिल एतराज हद तक करीब हुआ, युसरा बेख्तियार उसे पीछे धकेल गई। वो बुरी तरह गिरते हुए बचा था।
स्टूपिड स्टूपिड नाउ हाउ डे यू, गुस्से से चिल्ला उठी थी। असद ने गुस्से से युसरा की तरफ बढ़ा था। कट कट की आवाज के साथ सीन को खत्म किया और सख्ती से युसरा का बाजू पकड़ा। ये क्या बदतमीजी, यहाँ क्यों धक्का दिया है तुमने फाजिल को? वो इतने गुस्से में था कि युसरा चुप सी होगी। बेबसी की आखिरी हद को वो चुप थी। इसके पैसों के बोझ तले दबी हुई थी। वो मेरे साथ घटी। ओ शट अप यू बिच, हो क्या तुम? किस बात की अक्ल है तुम्हें? क्या हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता कि कहाँ खड़ी हो? यहाँ क्या काम करनी है? नन्ही सी बच्ची हो जो हर बात से अनजान हो? कोई साहूकार हो क्या? असद इतनी जोर से चिल्लाया कि वहां मौजूद सब लोगों की नजरें असद और युसरा पड़ी थी। युसरा की बात असद ने अपने सख्त और बुलंद लहजे से मुंह में ही रोक ली। पानी की तरह तुम पर पैसा बहाया है मैंने युसरा, मुझे अपनी फिल्म हर हालत में हिट चाहिए। ये शर्मा शर्मी का खेल खुद से खत्म करो वरना हमारा तरीका बहुत बुरा होता है। वो घुरा कर अपनी सुर्ख आंखें उसकी आंखों में डाले। उसके होश ही तो उड़ा रहा था। उसके पैसों के सान तले वो इस कदर दब चुकी थी कि चुपती जुबान होने के बावजूद बेजुबान थी। वो नजरें झुकाए किसी मुजरिम की तरह खड़ी थी। इतना आसान नहीं होता किसी गैर के पास 50 लोगों के दरमियान बोल्ड सीन को शूट करना। अब मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, समझी? युसरा को बुरी तरह से डांटने के बाद वो फाजिल के पास आया जो इस वक्त खामोश तमाशा ही बना खड़ा था। आई एम सॉरी फाजिल, बस ये 2 टके की लड़कियां शुरू शुरू में ऐसी हरकतें करती हैं। अगर अब इसने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं उसे उसकी असल औकात याद दिला दूंगा। असद का गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। नहीं, आज रहने दो, जो माहौल यहाँ बन चुका है इस वक्त यहाँ एक रोमांटिक सीन नहीं हो पाएगा। ये कहकर फाजिल वहां से चला गया। असद गुस्से से युसरा को देखते हुए वहां से चला गया। वो एक कुर्सी पर बैठी अपना चेहरा छुपाए रोने लगी। शॉर्टकट में पैसा कमाने का इससे घटिया तरीका शायद कोई और नहीं हो सकता था। खुले मुस्कुराते हंसते टीवी और फिल्म में नजर आने वाले चेहरे अपने अंदर कई खून से लिखी दास्तानें भी रखते हैं जो देखने वालों की आंखों से ओझल होती हैं। कुछ को सजीला की तरह शोहरत का नशा सब कुछ करने पर उकसाता है और कुछ युसरा की तरह मजबूरी के हाथों डायरेक्टर्स के हाथों का खिलौना बन जाती हैं।